मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत हम लोग डेरिवेशंस यानी सूत्रों का निगमन पढ़ रहे थे। तो अभी तक पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने 19 डेरिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग 20वां डेरिवेशन पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो वैद्युत विभव निकाला था किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निकाला था और निरक्षीय स्थिति में विभव कितना निकला था, 0। और उससे जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था किसी वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव, तो अच्छी स्थिति में विभव हमारा निकल के आया था V = Kp/r²। लेकिन आज हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो अलग है। वो बिंदु ना तो उसकी अक्ष पर है और ना ही उसकी निरक्षीय स्थिति में निरक्ष पर है। वो बिंदु आप कहीं भी मान लें, ऊपर नीचे बाएं दाएं, जनरल बिंदु आप कहीं मान लें। व्यापक का मतलब होता है जनरल पॉइंट। वो बिंदु ध्रुव के सामने आप कहीं भी मान सकते हैं। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से समझने वाले। और हाँ, आज जो हम डेरिवेशन करेंगे इसकी सहायता से हम किसी ध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव निकाल सकते हैं, निरक्षी में निकाल सकते हैं और निकालेंगे भी दो कंडीशन लगाकर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत ध्रुव के बारे में। इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, वैद्युत ध्रुव क्या होता है या फिर वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का एक सिस्टम है, एक निकाय है जो दो आवेशों से बना होता है। इसमें दो आवेश होते हैं, एक हमारा होता है प्लस का और दूसरा होता है माइनस का। यानी दो आवेश परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति अलग होती है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है और दोनों ही आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे सिस्टम को, ऐसे समायोजन को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। और वैद्युत ध्रुव में जो आवेशों के बीच की दूरी होती है उस दूरी को हम लोग 2L या फिर 2A मानते हैं। तो इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जिसको हम दर्शाते हैं P से, P = मेरा होता है Q × 2L। Q है ध्रुव का आवेश और 2L है आवेशों के बीच की दूरी। यानी ध्रुव का आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। इसका हम बड़े अच्छे से इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो चलिए हम करेंगे इसका निगमन। देखिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी व्यापक, व्यापक का मतलब होता है जनरल पॉइंट कहीं भी हो, व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें कुछ दिया है, दिया ये है कि हमें दिया है वैद्युत ध्रुव और इसके कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। कहां पर निकालना है, व्यापक बिंदु पर, मतलब बिंदु आप कहीं भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक वैद्युत ध्रुव मानेंगे। तो हमने ये माना कि हमारा ए बी कोई वैद्युत ध्रुव है। अब ध्रुव कैसे बन गया, बी सिरे पर आवेश रखा है प्लस Q और ए सिरे पर आवेश रखा है माइनस Q। दो आवेश हो गए। देखिए परिमाण में तो समान है Q लेकिन प्रकृति अलग है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। और दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे, यानी प्लस Q आवेश यहाँ रखा है और माइनस Q आवेश यहाँ रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दूरी को हम लोग 2L मानते हैं या फिर 2A मानते हैं। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2L दूरी है और O इसका मध्य बिंदु है, जब O इसका मध्य बिंदु है तो आधी लंबाई ये क्या होगी, L, और ये आधी लंबाई क्या होगी, L। आप इसको स्मॉल a और स्मॉल a भी मान सकते हैं। इतनी जानकारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए कि वैद्युत ध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको हमने पहले बनाया। अब हम करेंगे क्या, एक और बात, जो हमारा धनात्मक आवेश होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं वैद्युत ध्रुव का आवेश। और इसमें दूरियां जब भी हम नापते हैं, बिंदु मानेंगे, चाहे हम इधर माने, चाहे इधर माने, चाहे इधर माने, चाहे इधर माने, हमेशा उसके मध्य बिंदु O से नापते हैं। इसको केंद्र भी कहते हैं, इसका मध्य बिंदु O से नापते हैं। रीजन ये ध्रुव होता है बहुत ही छोटा होता है। अब कोई लाइन बहुत छोटी है तो कहाँ उसका किनारा, कहाँ मध्य बिंदु, कहाँ ये किनारा, इतना बड़ा नहीं है, वो तो हम पढ़ने के लिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ध्रुव की लंबाई बहुत ही कम होती है। अब लाइन बहुत छोटी है तो उसमें किनारा कहाँ और मध्य बिंदु कहाँ, तो बेहतर ये होता है दूरी हम उसके मध्य बिंदु से नापते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वैद्युत ध्रुव। अब हमें किसी व्यापक बिंदु पर, यानी इसके सापेक्ष एक बिंदु को मानना है। बिंदु आप यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं।
तो हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु जो हमारा O है, ये मध्य बिंदु O से यानी यहाँ से कुछ दूरी पर, वो दूरी हम लोगों ने मान ली यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी पर, इस दूरी को हम लोगों ने R मान लिया। मध्य बिंदु O से ये देखें, मध्य बिंदु O से ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया, एक पॉइंट क्या मान लिया, P, ये बिंदु P मान लिया। इस P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत विभव होगा V, वो कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। और एक चीज़, ये जो हमारा स्थिति वेक्टर है O से लेकर R तक, इसकी पोजीशन बता रहे, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति वेक्टर। यानी ये इसके साथ जो कोण बना रहा है वो कोण है हमारा थीटा। कोण कितना है, थीटा। यानी थीटा कोण पर इतनी दूरी पर इधर है, ये दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन का हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा हो गया एक वैद्युत ध्रुव और इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम परिणामी क्यों कह रहे हैं, परिणामी इसलिए कह रहे हैं, अब इस P बिंदु पर दो विभव होंगे। दो क्यों होंगे, यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस Q आवेश जो बिंदु B पर रखा है और एक है हमारा माइनस Q आवेश जो बिंदु A पर रखा है। अब माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव होगा, वो कितना होगा वो निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे प्लस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर कितना विभव होगा वो निकालेंगे। और हमें बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए, तो परिणामी विभव निकालने का एक ही फंडा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितने भी विभव हैं सबको एक साथ जोड़ दीजिए। तो अगर हमें बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसकी वजह से विभव V1 वो और इसकी वजह से जो विभव होगा वो दोनों को जोड़ देंगे। यानी V अगर हमें निकालना है तो लास्ट में हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2। आप सुने, तो हम यहां पर निकालेंगे विभव, और विभव निकालने के लिए पहले हम ये पता होनी चाहिए बिंदु P की जो प्लस Q आवेश से जो दूरी है ये वाली वो कितनी है, ये पता होनी चाहिए। और बिंदु P की जो माइनस Q आवेश से दूरी है ये वाली, ये कितनी है। अगर हम कैसे भी करके ये दूरियां निकाल लें, P से लेकर A तक ये और P से लेकर B तक, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं Q आवेश की वजह से बिंदु P पर कितना विभव होगा वो, माइनस Q वजह से कितना विभव होगा वो। उसका रीजन देखो ये है, अगर हमारा कोई Q आवेश है, इस डेरिवेशन को हम लोग पहले कर चुके हैं, यानी Q हमारा आवेश है, उससे स्मॉल r दूरी पर अगर हमें विभव चाहिए होता है, यानी किसी बिंदु आवेश का विभव का सूत्र हमारा क्या होता है, KQ/R। ये होता है K कूलम नियतांक है, Q वो आवेश है जिसकी वजह से निकाल रहे हैं, और R वो दूरी है, यानी हम कितनी दूरी पर विभव बता रहे हैं, वो दूरी R है। तो Q का मान हमें पता है, इसके लिए प्लस Q है, इसके लिए माइनस Q है। K कूलम नियतांक है, कांस्टेंट है, कमी किसकी है, R की। अभी हमें यहाँ पर ये नहीं पता है जो हमारा प्लस Q आवेश बिंदु B पर रखा है, इसकी बिंदु P से दूरी यानी ये वाली दूरी कितनी है, ये हमें नहीं पता अभी। और हमें यहाँ पर अभी ये ना पता है कि, और हम यहाँ पर ये भी नहीं जानते हैं माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी ये वाली ये कितनी है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इन दूरियों को निकालना, P से लेकर A तक ये दूरी कितनी है और P से लेकर B तक ये दूरी कितनी है। फिर हम बताएंगे इसकी वजह से यहाँ कितना विभव बन रहा है वो V1, फिर हम निकालेंगे माइनस Q आवेश की वजह से यहाँ पर कितना विभव बन रहा है V2, फिर दोनों को जोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें दो कंडीशन लगाएंगे, यानी ये P बिंदु इसकी अच्छी स्थिति में नहीं आओ तो वो पहली कंडीशन बनेगी, अच्छी स्थिति में कितना विभव होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर ये P बिंदु यहाँ के बजाय यहाँ पर हो, इसकी निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर हो, तो तब कितना विभव होगा उसको कैलकुलेट करेंगे दूसरी कंडीशन में। तो अभी हमारा यहाँ पर जो टारगेट है इस P बिंदु पर कितना विभव होगा उसको बताएं ना। तो देखिए इसको बताएंगे, इसके लिए हमें थोड़ी रचना करनी है। रचना ये करनी है, देखें अब ये दूरी इतना आसान नहीं है कि हम डायरेक्ट बता दें, तो इसके लिए हमने कुछ रचना कर ली। रचना ये कर ली, इसको देखें, हमने क्या किया है, यहाँ से बिंदु B से इस लाइन पर एक लंब डाल दिया इस तरह का। देखें यहाँ पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया इस तरह का, और जो रचना कर रहे हैं उसको हम डॉटेड कर रहे हैं इस तरह से, आपको दिख जाना चाहिए। हमने क्या किया, बिंदु B से यहाँ पर एक लंब डाल दिया, उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया C। क्या नाम रख दिया, C। जब लंब डाला है तो ये कोण मेरा कितना हो गया, 90 अंश। अब देखिए, अब इसको देखिए आप, P से लेकर C तक, P से लेकर C तक ये वाली दूरी और P से लेकर B तक ये दोनों दूरियां आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो अगर हम कैसे भी करके PC का मान निकाल लें तो जो PC का मान होगा वही हमारा PB का मान होगा। देखिए हमने लंब इसलिए डाला है ताकि, देखिए अभी क्या हो रहा है, P से लेकर O तक ये लंबाई ज्यादा है, देख सकते हैं आप,
और P से लेकर B तक की लंबाई कम है। हमने यहाँ पे लंब डाल दिया। जब लंब डाल दिया तो क्या हो रहा है, ये P से लेकर B तक ये लंबाई और P से लेकर C तक की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो अभी हम पहले इसको निकालेंगे, जो PC होगा वही हमारा PB होगा। ठीक है। और एक रचना हमने और की है, वो ये हमने क्या किया, PO इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब हमें ये दूरी भी तो चाहिए, ये कैसे निकालेंगे, तो हम करते क्या है, देखिए रचना करते हैं। इसमें हमने क्या किया, PO लाइन को हमने आगे बढ़ाया और यहां से बिंदु A से हमने इस पर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ये रचना इतनी कर ली क्योंकि हमें दूरियां अभी पता नहीं है, तो हमने यहां से लंब डाल दिया और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया यहाँ पर D। ये लंब डाला तो ये कोण कितना हो गया मेरा, 90 अंश। अब आप देखिए ये कोण थीटा है, तो ये इसके सामने कोण है शीर्ष अभिमुख है, ये कोण बराबर होगा, ये भी कोण कितना होगा मेरा, थीटा। अब आप देखें तो डायग्राम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम ये है PB इसको निकालना और PA इसको निकालना। तो निकालेंगे। सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज OCB में इसको देखिए, त्रिभुज OCB में इसकी बात हो रही है। किस त्रिभुज की, ध्यान दें, इस त्रिभुज की बात हो रही है, OCB। इसको त्रिभुज को देखिए, इसमें हम cos थीटा लगा रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, मेरा सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें हमने cos ही क्यों लगाया, साइन क्यों नहीं लगाया, tan क्यों नहीं लगाया, cot क्यों नहीं लगाया, cosec क्यों नहीं लगाया, और भी तो हैं 5 फंक्शन, वो क्यों नहीं लगाए। तो देखिए साइन cos tan ये हमारे आते हैं जरूरत के हिसाब से। हमें समकोण त्रिभुज में यानी किसी भी ट्रायंगल में चाहिए क्या, लंब आधार चाहिए तो हम tan लगाएंगे, लंब कर्ण चाहिए तो हम साइन लगाएंगे, आधार कर्ण चाहिए तो हम cos लगाएंगे। तो फिलहाल इसको देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज OCB में देखिए, ये 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश कोण के सामने भुजा हमारी क्या, ये है, यानी BO, ये हमारा कर्ण हो गया। और BO OB की लंबाई कितनी हमारी, L, तो ये कर्ण हो गया। अब कोण, ये कोण के सामने मेरी लंब होती है, तो लंब मेरा हो गया ये BC। बचा खुचा क्या हो गया, आधार, तो आधार हमारा बच्चा OC। हम यहाँ पर OC को निकाल रहे हैं। इस त्रिभुज में हम OC को निकालेंगे तो हमें इस भुजा को लेना पड़ेगा, ये आधार हो गया, और ये भुजा हम दे रखी है। त्रिभुज की लंबाई हम लोग जानते हैं, आधी लंबाई L होती है, तो ये लंबाई L है। तो कहने का मतलब हमेशा आप ये ना समझना कि आधार हमेशा नीचे होता है, नहीं, वो डिपेंड करता है कोण की तरह है। 90 अंश है, ये समकोण त्रिभुज को देखें OCB को, 90 अंश ये, 90 अंश के सामने भुजा या कर्ण हो गई, ये कोण थीटा है, कोण के सामने ये लंब हो गया BC, ये कर्ण, ये लंब, तो ये क्या बचा, ये आधार। तो इसमें आधार है हमारा OC और कर्ण है हमारा OB। तो इसमें देखो लगाया मैंने, इस तरह cos थीटा इज इक्वल टू, इधर देखना इसके बाद आप, cos थीटा इज इक्वल टू आधार। अब इस त्रिभुज में आधार कौन सा है हमारा, OC, O से लेकर C तक, तो ये मेरा हो गया आधार OC अपॉन कर्ण। अब 90 अंश, ये 90 अंश के सामने भुजा ये है हमारी OB या BO, ये BO या OB ये कर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है हमारी, आधी लंबाई, BO की लंबाई ये L है, यहाँ पर मैंने L लगा दिया। यहाँ से OC का मान देखो, जब OC का मान निकालेंगे तो OC इक्वल टू मेरा आ जाएगा, L का पच्छंद कर दो, OC इक्वल टू आ गया L cos थीटा। यानी यहाँ से हमने क्या किया है, OC का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया, OC। अब OC है कहाँ, वो देखिए, OC ये है, इसका मान हमने निकाल लिया, इसका मान निकला हमारा L cos थीटा। कितना निकला है, L cos थीटा। डायग्राम से हम जानते हैं, यहाँ पे निकाल लिया हमने। अब इसको देखिए, O से लेकर C तक ये L cos थीटा है, और O से लेकर P तक ये दूरी कितनी है मेरी, R। तो हम ये दूरी अब निकाल सकते हैं, C से लेकर P तक ये दूरी कितनी है। तो बड़ा आसान है, O से लेकर P तक ये दूरी है मेरी R माना है, और ये दूरी यहां से यहां तक L cos थीटा है। तो अगर हमें ये दूरी चाहिए तो हम R में से अगर इस दूरी L cos थीटा को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CP। कितना है, तो कितनी हो जाएगी मेरी, R माइनस L cos थीटा। बड़ा आसान है, देखना, बिंदु O से लेकर P तक की जो दूरी है उस दूरी को हम लोगों ने R माना है शुरू से ही। अगर हमें C से लेकर P तक चाहिए तो R में से पूरी दूरी में से हम इतनी घटा देंगे, यानी C से लेकर P तक ये दूरी मेरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, R माइनस
एल कॉस थीटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी मेरी कितनी आ गई, आर माइनस एल कॉस थीटा। जब पी से लेकर सी तक ये आर माइनस एल कॉस थीटा है, तो पी से लेकर बी तक ये भी कितनी होगी, आर माइनस एल कॉस थीटा। देखिए हमने यहां पर लंब इसलिए डाला था, आप इसको स्केल से नाप सकते हैं, पी से लेकर सी तक जो ये लंबाई होगी भाई पी से लेकर बी तक ये लंबाई होगी। लंब हमने इसलिए डाला ताकि ये दूरियां हमारी बराबर आ जाए। तो देखिए अब हमने बड़ी आसानी से पता कर लिया पी से लेकर बी तक, यानी बिंदु पी से क्यू आवेश की जो दूरी है वो कितनी हमारी, आर माइनस एल कॉस थीटा। अब हमारा काम क्या बचा है, हमारा काम ये बचा है बिंदु पी से बिंदु ए तक ये दूरी कितनी है, यानी माइनस क्यू आवेश बिंदु पी से कितनी दूर है, इस दूरी को कैसे निकालेंगे। इस दूरी को निकालने के लिए जाहिर सी बात है हम पी से लेकर डी तक ये दूरी निकालें टोटल। ओ से लेकर पी तक ये दूरी तो आर है, कमी किसकी है, ओ से लेकर डी तक। अगर हमें ओ से लेकर डी तक ये दूरी मिल जाए तो हम बता देंगे यहां से यहां तक ये प्लस यहां से यहां तक ये, तो टोटल हो जाएगी। तो जो दूरी हमारी पी डी होगी वही दूरी हमारी पी ए होगी, हमें यही चाहिए पी ए। तो इसके लिए हम त्रिभुज लगाएंगे, ये वाला त्रिभुज ए ओ डी में। देखें इसको, इधर देखें, त्रिभुज ए ओ डी में इसमें भी हम लगा रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू मेरा होता है आधार बट्टे का सूत्र, देख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे। इस त्रिभुज को देखिए, अब कोण ये है तो कोण के सामने ये लंब हो गया एडी, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया मेरा ओ ए, और बच्चा खुचा क्या हमारा आधार, तो आधार इसमें ओ डी और कर्ण है ओ ए और लंब है हमारा ए डी। तो कॉस थीटा इक्वल टू मेरा होता है आधार बट्टे कर्ण। अब कोण के सामने ये लंब है, 90 अंश के सामने ये कर्ण है, आधार क्या है हमारा, आधार है ओडी, तो आधार हो गया हमारा ओडी अपॉन कर्ण। 90 अंश ये है डी कोण, 90 अंश के सामने ये कर्ण है हमारा ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक इसकी लंबाई कितनी, आधी लंबाई एल है, देख सकते हैं, तो इसमें मैंने लगा दिया एल। अब यहाँ से ओडी का मान निकालो, तो जब ओडी का मान निकालेंगे तो ओडी इक्वल टू एल का प्रच्छंद कर दो, तो ये आ गया मेरा एल कॉस थीटा, यानी ओडी का मान भी हमने निकाल लिया। यानी ओडी जो निकला है, कौन ओडी, यहाँ से ओ से लेकर डी तक इसका भी मान कितना निकला है, एल कॉस थीटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी निकली हमारी एल कॉस थीटा। अब आप खुद देखिए, ओ से लेकर डी तक ये है हमारी एल कॉस थीटा, और ओ से लेकर पी तक ये दूरी है आर, और हमें ये चाहिए पी से लेकर डी तक ये दूरी चाहिए। तो बड़ा आसान है, पी से लेकर ओ तक ये दूरी है आर, और ओ से लेकर डी तक ये दूरी है एल कॉस थीटा। तो टोटल कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल कॉस थीटा। देखो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, तब ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, अगर हमें पी डी चाहिए, देखो मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं आपको, पी डी चाहिए, तो पी डी अगर आपको चाहिए पी से लेकर डी तक, तो आप करें क्या, पी से लेकर ओ तक प्लस ओ से लेकर डी तक। तो पी डी को हम लोग लिख सकते हैं पी ओ, यानी पी से लेकर ओ तक प्लस ओ से लेकर डी तक। इस दूरी को हम अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा ये पी डी इक्वल टू पी ओ, पी से लेकर ओ तक ये दूरी कितनी है हमारी आर, तो आर प्लस ओ डी का मान देखो अभी हमने निकाला है, ओ डी का मान कितना है, एल कॉस थीटा, तो मेरा हो गया ये आर प्लस एल कॉस थीटा। पी डी का मान हमने निकाल लिया, पी डी कितना आ गया मेरा, आर प्लस एल कॉस थीटा। देखिए जो पी डी है, अब पी डी कहाँ है, पी डी है ये, जो पी डी की लंबाई होगी वही मेरी पी ए की लंबाई होगी। आप नाप सकते हैं स्केल से, जो पी से लेकर ए तक की लंबाई होगी वही पी से लेकर डी तक की लंबाई होगी, बराबर है, इसलिए लंब डाला है तो ये दूरी बराबर है, पी से लेकर डी तक वही दूरी हमारी होगी पी से लेकर ए तक। तो पी डी निकाल ली है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कौन सी लंबाई, ये वाली पी से लेकर ए तक, ये बराबर होगा, इसलिए पी ए बराबर होगा किसके, पी डी के, और पी डी बराबर हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है, आर प्लस एल कॉस थीटा। इसको ध्यान दें आप। तो अब हमें मिल गया, क्या मिल गया, इसकी लंबाई पी से लेकर ए तक, ये लंबाई हमारी क्या है, आर प्लस एल कॉस थीटा। ध्यान दें, अब हमारा काम क्या है, अब हमें दूरी पता चल गई, हमें पता चल गया माइनस क्यू आवेश बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, आर प्लस एल कॉस थीटा दूरी पर, और प्लस क्यू आवेश जो बिंदु बी पर है, बिंदु पी से कितनी दूरी पर है, आर माइनस एल कॉस थीटा दूरी पर। ठीक है, तो देखिए
अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है इस धनात्मक आवेश Q की वजह से बिंदु P पर कितना विभव बन रहा है V1, उसको निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे ऋणात्मक आवेश -Q की वजह से बिंदु P पर कितना विभव निकल रहा है, वो दोनों को मिला के जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम कर रहे हैं। इसके बाद आप इधर आ जाना, देखें धनावेश के कारण, यानी प्लस चार्ज की बात हो रही है, धनावेश के कारण P पर विभव, शॉर्ट में हम लोग विभव कह देते हैं, वैद्युत विभव को विभव, इसको हमने नाम दे दिया V1। अब किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र ये होता है V = KQ/R। K कूलम नियतांक है, Q वो आवेश है, R वो दूरी है जहां पर हम विभव को निकाल रहे हैं। तो V1 = K कूलम नियतांक, Q वो आवेश है हमारा प्लस Q है, अपॉन R। इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है हमारी, R - L cos थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा R - L cos थीटा। ठीक है, देखिए मैंने निकाल लिया ये V1। अब हम निकालेंगे ऋणावेश यानी -Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विभव V2, उसमें भी यही सूत्र लगाएंगे KQ/R। तो चलिए निकाल लें। ऋणावेश के कारण P पर विभव। अब जब ऋणावेश के कारण निकालेंगे तो उसको वो अलग होगा, उसको मैंने नाम दे दिया V2। इसका भी यही सूत्र है V = KQ/R। तो K कूलम नियतांक Q। अब ध्यान दें यहाँ पर Q जो आवेश है वो हम चिन्ह के साथ लिखते हैं, विभव है वो हमारी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। तो यानी यहाँ पर हम परिणामी विभव निकालेंगे तो जो हमारा आवेश है वो चिन्ह के साथ आता है। ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। इसमें जो राशियां हैं, जो संख्याएं हैं, वो चिन्ह के साथ आती हैं। तो यहाँ पर जो आवेश है -Q है, तो यहाँ पर -Q आएगा KQ/R। अब -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमने कितनी निकाली है, वो निकली है हमारी R + L cos थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर कितना विभव V1, उसको निकाला, -Q आवेश की वजह से बिंदु P पर कितना V2, उसको निकाला। अब बिंदु P पर दो विभव हो गए, एक मेरा हो गया V1, दूसरा हो गया V2। हमें बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए, तो हम जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ रहे हैं, ये लिखेंगे फिर ये, इसके बाद आप इधर आ जाएंगे। देखिए मैंने एरो लगा दिया है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर इसके वर्ण के बारे में लिखेंगे, वो लिखा है माना। उसके बाद आप यहाँ से करेंगे, ये करेंगे, फिर यहाँ से ये, फिर इसके बाद इधर से। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, इस P बिंदु पर परिणामी विभव को उसको निकालेंगे। तो चलिए निकालेंगे। तब बिंदु P पर परिणामी विभव, अगर हमें बिंदु P पर परिणामी विभव V चाहिए तो हम क्या कर दें, V1 + V2। क्या कर दें, V1 + V2, यानी दोनों विभव को जोड़ दें। तो बड़ा आसान है, जोड़ दीजिए। तो V = V1 का मान ये लगाएं, V1 का मान है KQ/ कितना है R - L cos थीटा, प्लस V2 का मान ये है K - Q/R + L cos थीटा, R + L cos थीटा। देखें यहाँ पर, तो V = देखें यहाँ पर अंश में हमारा KQ दोनों जगह कॉमन करते हैं। तो अंश में हमने क्या किया, KQ कॉमन कर दिया। जब KQ कॉमन कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा अंश में 1 अपॉन, यहाँ पर क्या बचा R में R - L cos थीटा, ये लिखा है। देखें ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का, ये प्लस ये माइनस। अब K चला गया, Q चला गया, यानी यहाँ पर ओनली 1 बचा होगा। 1 अपॉन क्या बचा यहाँ पर R + L cos थीटा। बड़ा आसान है, अब तो कैलकुलेशन बची है, कुछ है नहीं। अब V = KQ बाहर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमने लासा ले लिया। अब देखिए यहाँ पर लासा जो है वो हमारा बीजगणित में ब्रैकेट है दो, एक है हमारा माइनस का, दूसरा है प्लस का, दो कोष्टक है, दोनों लासा में आएंगे। इन यहाँ पर लासा मेरा आ जाएगा R - L cos थीटा, और ये भी ब्रैकेट भी आ जाएगा R + L cos थीटा। अब देखिए जब हम लासा ले लिया, अब हम इसका इसमें भाग देंगे, तो R - L cos थीटा से R - L cos थीटा वाला ब्रैकेट कट जाएगा, ये बचेगा R + L cos थीटा, जो बचता है उसका हम ऊपर गुणा करते हैं अंश में। तो यानी R + L cos थीटा का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा R + L cos थीटा। देखें माइनस, ये वाला माइनस ब्रैकेट
आर प्लस एल कॉस थीटा का जब हम इसमें भाग देंगे तो प्लस वाले से प्लस वाला ये कोष्टक कट जाएगा, ये ब्रैकेट कट जाएगा प्लस कॉस थीटा वाला, ये बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा। हम इसका ऊपर एक में गुणा करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ये अब मेरा आ गया यहाँ पर आर माइनस एल कॉस थीटा। देखिए v इक्वल टू के क्यू, ध्यान दें यहाँ पर ऊपर तो हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। हर में देखें a माइनस वी ए प्लस वी, ये सूत्र बन रहा है a माइनस वी ए प्लस वी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जब एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो एल पे भी स्क्वायर आएगा, थीटा पे भी स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा पे ये नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या कर रहे हैं, अंश में तो हम माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं और हर में सूत्र बन गया हमारा a माइनस वी ए प्लस वी का, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर चलिए इसको कर रहे हैं, अंश में देखो ये लिखा है आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस का जब गुणा करेंगे तो आर किसका हो जाएगा हमारा माइनस का, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी ये मेरा हो गया एल कॉस थीटा। हर में देखें a माइनस वी ए प्लस वी, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दोनों पे आएगा, एल पे भी आएगा कॉस पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अंश में देखो कट रहा होगा, कुछ कट ये रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, कट गया, क्या बचा, चलिए लिख रहे हैं इसको v इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट में क्या बचा एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा, तो ये हो गया एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा, ये मेरा हो गया 2l कॉस थीटा और अपॉन हर में चल रहा है मेरा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज ये कर रहे हैं v इक्वल टू के क्यू, हमने क्या किया के इस q को देखें, q 2l को एक साथ लिख दिया q 2l और क्या लिखा पीछे मेरा cos थीटा अपॉन हर में लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देखिए रेड वाले को देखिए q इंटू 2l, ये क्या बन गया q इंटू 2l, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा p, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसको दर्शाते हैं p से, ये होता है q इंटू 2l। मैंने आपको पहले ही बताया था q है हमारा वैद्युत ध्रुव का आवेश और 2l है आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको हम p से दर्शाते हैं। तो q इंटू 2l ये मेरा p बन गया, तो बचा क्या v इक्वल टू क्या बचा हमारा k, ये q इंटू 2l बन गया मेरा p और पीछे चल रहा मेरा cos थीटा अपॉन हर में तो वही है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये समीकरण मेरा आ गया ये वाला, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को देखिए, हर में देखिए, हर में क्या लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर गौर करें आर और एल को देखें, आर क्या है, आर है उसके मध्य बिंदु ओ से उस बिंदु पी की दूरी ये वाली, और एल क्या है, एल है उस ध्रुव की आधी लंबाई। पहली बात ध्रुव जो होता है मेरा बहुत छोटा होता है, जब ध्रुव बहुत छोटा है और एल है उसकी आधी लंबाई तो ध्रुव की भी आधी लंबाई हो गई, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया जो हमारा एल है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है। आप खुद सोचिए एल दूरी है ये और आर दूरी है ये, आर तो हमारे हाथ में हम कितनी भी दूरी पर मान लें, और एल है ध्रुव की आधी लंबाई, ध्रुव बहुत ही छोटा होता है। अब कहाँ छोटी सी लाइन और कहाँ इतनी बड़ी लाइन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इधर जो हमारी एल है वो इतना है, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, इससे भी छोटा है, और जो आर है आर वो इतना बड़ा है। अब आप खुद देखिए इस लंबाई की तुलना में ये लंबाई बहुत छोटी है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एल स्क्वायर हो गया। आप छोटी संख्या का वर्ग करो, एक से छोटी संख्या का वर्ग करो तो संख्या और छोटी हो जाएगी, तो कहने का मतलब एल स्क्वायर और छोटा हो गया, और यहां पर आर का स्क्वायर हो रहा है तो आर स्क्वायर, और बड़ी संख्या का वर्ग करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो यानी एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। तो जो चीज बहुत छोटी है जिसका हमारे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो कहने का मतलब जो हमारा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला पद है इसको हम जीरो मान सकते हैं, यानी इसको हम छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको छोड़ देंगे, कंडीशन लगाकर छोड़ते हैं।
देखें यहाँ पर, तो हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, चूंकि सिंस जो हमारा एल है, जो एल है, एल ये ध्रुव की आधी लंबाई है, एल जो है बहुत बहुत छोटा है किससे, आर से, इसलिए क्या होगा, एल स्क्वायर बहुत 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 छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। तब जो चीज बहुत छोटी है, जिसका हमारे समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ज्यादा, तो हम एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाले पद को छोड़ देंगे। तब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पद को छोड़ने का मतलब उसको आप जीरो मान सकते हैं, हम कुछ है नहीं। तब हमारा क्या बचेगा, तब विभव v इक्वल टू, अंश में क्या है, के पी कॉस थीटा, के कूलम्स कांस्टेंट स्मॉल के होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन, जब इसको छोड़ दिया तो ओनली यहाँ पर बचा हमारा आर स्क्वायर। देखिए छोड़ दिया तो यानी जीरो रखेंगे, तो आर स्क्वायर में से जब जीरो घटाएंगे तो ये घट जाएगा। तो देखिए ये सूत्र निकल के आया मेरा, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर विभव, इसका सूत्र हमारा क्या होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के यहाँ पर कूलम नियतांक है, पी है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, और थीटा कोण है, थीटा क्या है, कोण है, और आर है वो दूरी, कितनी दूरी पर हम विभव को निकाल लें। अब ये तो इसका व्यापक सूत्र हो गया, जनरल सूत्र हो गया। अब इसकी सहायता से हम विभव निकालेंगे, एक बार अच्छी स्थिति में और एक बार निकालेंगे निरक्षी स्थिति में। अच्छी में कब होगा, जब ये पी बिंदु इधर हो, इसकी अक्ष पर हो, इधर निकालेंगे। निरक्षी में कब होगा, जब ये पी बिंदु इस पर, निरक्षी स्थिति मतलब दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर हो। तो इसके लिए डेरिवेशन तो इतना ही है। अब हम इसमें दो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन नंबर एक, इधर आ जाए आप, यदि बिंदु P ध्रुव की अच्छी स्थिति में, तब जैसे ये हमारा ध्रुव है AB, ये हमारा हो गया वैध ध्रुव AB, और बिंदु P ये है जो इसकी अच्छी स्थिति में है। बिंदु P की दूरी हम हमेशा ध्रुव के मध्य बिंदु से नापते हैं, यानी मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या हो गया, P। ये P बिंदु अच्छी स्थिति में। अब इस अच्छी स्थिति में विभव कितना होगा, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम इससे निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए, जो हमारा होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, उसको हम दर्शाते हैं P से, और उसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। यानी P की जो दिशा होगी माइनस से प्लस आवेश की, मतलब P की ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, यानी स्मॉल p की दिशा है इधर की ओर, और r वेक्टर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो r भी इधर है, बिंदु P इधर है। अब आप खुद देखिए r और p दोनों एक ही दिशा में है। p है हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये एक्चुअली यहाँ पर जो थीटा है, थीटा वो कोण किसके बीच का है, r, जो हमारा पोजीशन वेक्टर ये r, ये r स्थिति सदिश इसके बीच का, और p है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इसके बीच का। ध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो अगर ध्रुव इस तरह से रखा हुआ है तो P जो है ध्रुव आघूर्ण उसकी दिशा इधर से इधर की ओर है, और बिंदु P उधर है, यानी R भी उधर है और P भी उधर है, दोनों एक ही दिशा में। तो इस केस में इन दोनों के बीच में जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा मेरा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो हमारा V कितना निकलेगा, V इक्वल टू के पी, थीटा यहाँ पर 0 लगाएंगे, के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, और cos 0 का मान हम लोग त्रिकोणमिति टेबल से जानते हैं, cos 0 का मान होता है 1। तो v इक्वल टू मेरा आ जाएगा के पी इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए v इक्वल टू सूत्र मेरा आ गया, क्या आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। देखिए बड़ी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, अच्छी स्थिति में हमने डेरिवेशन भी किया था, यही निकल के आया था, v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब यही बिंदु, जो बिंदु P अच्छी स्थिति में है, यही निरक्षी स्थिति में हो, जैसे यहां पर हो। दूसरी कंडीशन है यदि बिंदु P ध्रुव की निरक्षी स्थिति में हो। निरक्षी स्थिति का मतलब होता है बिंदु P जो है दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। अब दूरी कहां से नापते हैं, उसके मध्य बिंदु से। तो हमने ये मान लिया मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस P बिंदु पर विभव कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी सूत्र से बता देंगे। देखना अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारा ध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी ध्रुव आघूर्ण P की जो दिशा है, P की जो दिशा है वो इधर की ओर है, और R पोजीशन वेक्टर वो ऊपर की ओर है। आप खुद देखिए P इधर है और R ऊपर है, स्थिति सदिश ऊपर है। तो इस केस में अब एक इधर वेक्टर है एक ऊपर वेक्टर है, तो इस केस में यानी यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर गौर करें, थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा है ध्रुव आघूर्ण P के बीच का कोण, P और पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश R के बीच का कोण। अब R वेक्टर ऊपर है और P वेक्टर उधर है, दोनों इस तरह से बन रहे हैं, ऐसे
90 डिग्री देखिए इस तरह से, P उधर है, R उधर है, थीटा कितना बन रहा है 90। तो जब 90 है तो हम इसमें 90 लगाएंगे कॉस थीटा, तो क्या निकल के आएगा देखें, V इक्वल टू KP कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। सूत्र इसमें लगा दिया KP कॉस थीटा अपॉन, थीटा मैंने केवल 90 लगाया। कॉस 90 का मान हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति टेबल से, कॉस 90 का मान कितना होता है 0 अपॉन आर स्क्वायर। 0 का जब गुणा करेंगे KP से तो 0 हो जाएगा, 0 में जब आर स्क्वायर से भाग देंगे तब भी कितना आ जाएगा मेरा जी। देखिए निरक्षी स्थिति में कितना आ गया 0, अच्छी स्थिति में कितना आ गया KP अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने देखा हमने बड़ी आसानी से इस अपने व्यापक सूत्र की सहायता से किसी ध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में सबके लिए विभव बता दिया। ये तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ही दमदार डेरिवेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।